Guys, welcome on my YouTube channel Compteria. Compteria wishes the all listeners of YouTube family very happy Diwali. Compteria provides all type of educational lectures which is very specific for upcoming competitive examination. Now before wasting our time, we will start our new lecture environment, ecology and biodiversity, in which section we discuss about बायोस्फीयर रिजर्व की भूमिका, जैव मंडली, राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम, नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम्स. नाउ द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस बायो रिजर्व की स्थापना के मुख्य उद्देश्य. आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम. भारत में जैव मंडल आगार कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया. इसके अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व और हाथी रिजर्व केंद्र बनाए गए हैं. ये संरक्षित क्षेत्र को और मजबूती प्रदान करते हैं, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण, परितंत्र और तीव्र विकास के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके. एम्स क्या है, इनके उद्देश्य क्या हैं? प्राकृतिक परितंत्र के साथ पौधों और जीवों की विविधता एवं समग्रता का संरक्षण करना और प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता का संरक्षण करना और स्थानिक लोगों की आर्थिक आय में सुधार के लिए पर्याप्त तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का धारणीय उपयोग करना और संरक्षण के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना. पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय मानव और जैवमंडल MAB समिति जो है, इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण, निर्देशन और समीक्षा करने वाला शीर्ष निकाय है. नमोदिष्ट बायोस्फीयर रिजर्व के संरक्षण और प्रबंधन हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेशों को 100% अनुदान उपलब्ध करता है. इसके साथ ही साथ भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र 1986 में नीलगिरी में स्थापित किया गया था. क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ को माना गया है और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सैखोवा है. इसके साथ ही साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में सदाबहार और मोंटाने शुष्क वन पाए जाते हैं. इस रिजर्व क्षेत्र में नीलगिरी, तहर और सिर्फ उच्च बंदर भी पाया जाता है. बायोस्फीयर का वैश्विक नेटवर्क सहयोगी संवाद, ज्ञान साझा करने, गरीबी में कमी के माध्यम से मानव का अच्छी तरह सुधार करके सांस्कृतिक मूल्यों के लिए सम्मान और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समाज की क्षमता में सुधार के द्वारा लोगों और प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण एकीकरण को बढ़ावा देता है. अब हम पढ़ेंगे अगस्थमाला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र. इसकी स्थापना 2001 में हुई थी. इसका क्षेत्र 3500.36 वर्ग किमी का था, क्योंकि केरल में 1828 वर्ग किमी और तमिलनाडु में 1672.36 वर्ग किमी होता है. यूनेस्को के अनुसार भारत के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर स्थित अगस्थमाला संरक्षित जैविक क्षेत्र में समुद्र के स्तर से 1868 मीटर ऊंची चोटियां हैं और वहां अधिकतर उष्णकटिबंधीय वन है और यह स्थल 2254 ऊंचे पौधों की प्रजातियों का घर है. इनमें 400 स्थानीय हैं और यह क्षेत्र खासकर इलायची, जामुन, जायफल, काली मिर्च और केले की खेती का एक अनूठा संग्रहालय है. इस जैवमंडल क्षेत्र में 3 वन्य अभयारण्य शेंदुरने, पेपारा, नैयार और कालाकड़, मुंदन, दुरई बाघ रिजर्व भी शामिल है. यूनेस्को की सूची में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो चाइना के 33, भारत के 10, श्रीलंका के 4, जिसमें श्रीलंका में हुरुलू, सिंहराजा और बुंदाला, पाकिस्तान के 2, म्यांमार के 1 और मालदीव के 1 है. यूनेस्को द्वारा मान्यता तिथि की बात करें तो नीलगिरी को यूनेस्को द्वारा, जो भारत के 11 जैवमंडल रिजर्व संरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में
शामिल किए गए थे, उनके यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की हम चर्चा करेंगे। नीलगिरी 2000 में, मन्नार की खाड़ी 2001 में, और सुंदरबन सन 2001 में, नंदा देवी 2004 में, नोकरेक 2009 में, पंचमढ़ी 2009 में, सिमलीपाल 2009 में, अचानकमार और अमरकंटक 2012 में, और ग्रेट निकोबार 2013 में, अगस्थमाला 2016 में, और कंचनजंगा जो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है वो 2018 में। अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज के बारे में। भारत में प्राकृतिक और वन क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्यों के रूप में सुरक्षित रखने के लिए सन 1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान शुरू किया गया। उद्यान क्षेत्रों में कटाई, चराई, आवास को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती, जबकि अभयारण्य में स्थानीय निवासियों के लिए जंगली उत्पाद एकत्र करने, वृक्षों और घास की सीमित कटाई, जमीन का निजी स्वरूप बने रहने देने जैसी बातों की छूट रहती है, और उद्यानों की स्थापना वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जाती है, और अभयारण्यों की स्थापना वन्य जीवों, जंगली वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत की जाती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है जो पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतिक और जलीय महत्व के हों और जिनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक हो। राष्ट्रीय उद्यान एक विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ होता है जिसमें कई परितंत्र होते हैं। इनके सीमांकन पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए होता है। राष्ट्रीय उद्यान में वन जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में कटाई, चराई, आवास की नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए क्षेत्र में वन जीवों के अलावा अन्य पशुधन के चारण और प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, सिवाय इसके कि किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने हेतु उस पशुधन का प्रयोग वाहन के रूप में न किया गया हो। उद्देश्य होता है कि वन्य जीवों को मानव हस्तक्षेप से मुक्त सुरक्षित आवास उपलब्ध कराए। राष्ट्रीय उद्यानों में ऐसे कार्य पूर्णतः वर्जित होते हैं जिनमें पहला कार्य है कि वन जीवों का शिकार करना, उन्हें मारना या बंदी बनाना। दूसरा कार्य है कि किसी भी वन्य जंतु के आवास को नष्ट करना या अतिक्रमण करना, और निषेध में है पौधों का विनाश करना, उनका संग्रह करना, और राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में परिवर्तन करना, हथियारों का प्रयोग करना, ये सभी निषेध हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है महत्वपूर्ण, इसमें कार्बेट है नैनीताल में और गढ़वाल पौड़ी में जो कि उत्तराखंड राज्य में है। इसकी स्थापना 1936 में की गई। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला और बालाघाट डिंगेरी में मध्य प्रदेश में, जिसकी स्थापना 1955 में की गई। तदोवा राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, 1955 में इसकी स्थापना हुई। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, इसकी स्थापना 1959 में हुई। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर में हो जो कि मध्य प्रदेश में है, 1973 में इसकी स्थापना हुई। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कामराज नगर मैसूर में है जो कि कर्नाटक में, तो इसकी स्थापना 1974 में। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बंगलौर कर्नाटक में है, इसकी स्थापना 1974 में हुई। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है काजीरंगा, वो गोलाघाट, नौगांव और सोनितपुर जो कि असम के क्षेत्र हैं, वहाँ पे इसकी स्थापना 1974 में हुई। पेंच, जिसको कि इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में, ये मध्य प्रदेश के 1975 में इसकी स्थापना की गई। पेंच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान जो कि नागपुर महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना 1975 में हुई। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भंडारा गोदिया में जो कि महाराष्ट्र में है, 1975 में उसकी स्थापना हुई। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात जो कि 1975 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद वेलवादर या ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो कि भावनगर गुजरात में, इसकी स्थापना 1976 में। इसी प्रकार से बहुत से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की हम चर्चा करते आएंगे, जिसमें कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, ये हजारीबाग में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विष्णुपुर में। कंचनजंगा खांगचेंडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तरी और पश्चिमी सिक्किम में। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी गोवा में। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो कि इडुक्की में, जो कि केरला का डिस्ट्रिक्ट है। और वंसदा राष्ट्रीय उद्यान जो कि नवसारी में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज में। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में।
कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में है, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान रामनाथपुरम तूतीकोरिन में है और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लेह में। दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है, पुलवामा, और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान डोडा और किश्तवाड़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दंतेवाड़ा में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो गुरु घासीदास जिसको बोलते हैं सरगुजा कोरिया में है, जो कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं। और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया और कटनी में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है। कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कांकेर में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इडुक्की में है। इसी प्रकार से बहुत से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है जो कि लगभग 10 है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी लगभग 9 है। अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है और फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। सिक्किम राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक 25.14% भाग राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 13.99% लगभग का स्थान भी है राष्ट्रीय उद्यानों के लिए। और विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि अमेरिका में है। बने रहिए, जमे रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया पे। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स कॉम्टेरिया सीरीज़ पे चल रहे हैं। इसी प्रकार के बहुत ही रोमांचक वीडियोज़ को देखने के लिए आप ट्यून कर सकते हैं हमारे चैनल कॉम्टेरिया को। कॉम्टेरिया प्रोवाइड्स द ऑल टाइप ऑफ एजुकेशनल लेक्चर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ACF FRO। वन दरोगा की कुछ वैकेंसीज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकलने की संभावनाएं हैं, जिसमें कि पहले योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान रखी गई थी। अब सरकार ने इसकी योग्यता का निर्धारण किया है विज्ञान स्नातक। तो विज्ञान स्नातक ध्यान दीजिए, वन दरोगा के 500 पदों में 250 पद सीधी भर्ती द्वारा, 250 पद वन रक्षक की प्रमोशन द्वारा भरे जाएंगे। 250 पद वन रक्षक के आने वाले हैं। बने रहिए हमारे चैनल कॉम्टेरिया पे और पर्यावरण पारिस्थितिकी वानिकी के सारे भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स से आप लाभ ले सकते हैं। आगामी उत्तराखंड FRO एग्ज़ाम के लिए भी ये लेक्चर्स बहुत प्रभावी होंगे। हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और साथ ही साथ कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पे AISC, सोशियोलॉजी, हिंदी, उसके साथ ही साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागॉजी, काफ़ी विषय पे लेक्चर्स हैं जिसका कि लाभ आप ले सकते हैं। कॉम्टेरिया नित्य निरंतर बहुत ही आकर्षक लेक्चर्स लेके आता है। कॉम्टेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़े। फ्री एजुकेशन का सबसे बड़ा चैनल कॉम्टेरिया आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की सीरीज। बने रहिए, भारी मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपको पुनः हैप्पी दिवाली। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।